अस्सलाम वीवर सी एस एस ऑल इन वन में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग पे है। इंतहाई अहम टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद आप मोस्टली केमिस्ट्री को समझ जाएंगे। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उनके दरमियान एक बॉन्डिंग होती है जिसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। उन दो एटम्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस बनती हैं जिनकी वजह से ये बॉन्डिंग वजूद में आती है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पे आई को प्रेस करके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे वीडियो देख सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के बाद ये वीडियो आपको बआसानी समझ आएगी। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स क्या हैं, और उसमें सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनती है। ये तो हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सी एस एस ऑल इन वन को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये अभी सब्सक्राइब करें और बिल के बटन को प्रेस करें। और इसके अलावा बेसिक केमिस्ट्री को जानने के लिए ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर को एंड तक देखना ना भूलें। तो चलें आज की टॉपिक की जानब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग या बॉन्डिंग किसे कहते हैं। बॉन्ड तो को उर्दू में लिंक या तल्लक कहा जाता है। बॉन्डिंग के मीनिंग लिंक या तल्लक होते हैं। तो इससे ये मालूम हुआ कि कोई ऐसा लिंक जो दो केमिकल्स के दरमियान में हो या दो एटम्स के दरमियान में हो। दो एटम्स के दरमियान कोई ऐसी फोर्स जो उन दोनों को आपस में जोड़े रखे। आप अब हम इसकी डेफिनेशन की जान बढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये की जा सकती है, एनी रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू और मोर एटम्स दैट जनरेट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन causing the atoms to be bound to each other forming a molecule। इसका मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉनों की ऐसी तरतीब जिसकी वजह से उन दो एटमों के दरमियान एक क़ुव्वत कशिश पैदा हो जाए और इस क़ुव्वत कशिश की वजह से वो दोनों एटम एक दूसरे से लिंक्ड रहें और एक मॉलिक्यूल की शक्ल अख्तियार कर लें। इसको केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात जहन में ज़रूर रखें कि केमिकल बॉन्डिंग में हमेशा एटम्स के गिर्द रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक न्यू अरेंजमेंट करेंगे। यानी कि एक अकेले एटम में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कुछ और होगी और जब वो किसी दूसरे एटम के करीब जाएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स की को रीअरेंज करके दूसरे एटम के साथ एक लिंक बना लेंगे जो कि दोनों एटम्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपस में जोड़ के रखेगी। तो इसको केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। अब इसकी मिसाल हम देख लेते हैं कि एक सोडियम का एटम है जिसको Na से ज़ाहिर किया गया है और एक क्लोरीन का एटम है जो कि एक गैस है और इसको Cl से ज़ाहिर किया गया है। तो ये जब बॉन्ड आपस में जनरेट करेंगे तो इसमें सोडियम के पास जो है इसके आखिरी मैदार में एक इलेक्ट्रॉन जो कि येलो से शो किया गया है, ये उसके पास एक आखिरी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है जबकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जो कि इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन इससे ले लेगी और दोनों के दरमियान जो है एक ताल्लुक या बॉन्ड कायम हो जाएगा। ठीक है, जो ही ये सोडियम इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों के दरमियान जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी क्योंकि एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया है। दोनों आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं और इसी नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और एक तल्लक कायम हो जाएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब सोडियम क्लोराइड क्या चीज़ है, ये जो है हम जो आम खाने का नमक है
जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस साल्ट को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। इसका फार्मूला है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब सवाल ये पैदा होता है कि केमिकल बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं, और अब एटम्स को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो बॉन्ड्स बनाएं। तो इसमें जो है एक रूल होता है जिसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे स्लाइड में देखा है कि क्लोरीन के पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी मदार में थे, उसके एटम के आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब उसको जो है 8वां इलेक्ट्रॉन चाहिए था ताकि वो नोबल गैस, ये गैसों की किस्म है एटम्स की, इनके पास जो है आखिरी मदार में तकरीबन इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ठीक है, फुल होते हैं, ठीक है। तो इस ऑक्टेट रूल के तहत जो है हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो है उसमें कम से कम जो है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हर एक केमिकल कंपाउंड की ये टेंडेंसी होती है, ये उसकी जो है ट्रेंड करता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है, ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस जो है उसकी स्टेट को अचीव कर सके, ठीक है। अगर किसी के पास फाइनल वैलेंस आखिरी मदार में जो है 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको 8वां इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा और वो ऑक्टेट रूल बनाएगा। और इसी तरह जो है ये इसमें दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोजन में ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसमें ड्यूट रूल अप्लाई होता है, क्योंकि उसमें टोटल जो है फाइनल मदार में जो है आखिरी शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। और हीलियम हीलियम में भी जो है क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फाइनल में होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मदार फुल होता है। अब इसको समझने के लिए ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में तमाम जो हैं एलिमेंट्स डाले हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जितनी किस्म का हमारे पास मैटर है उनको एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। जितना मैटर है, कोई प्लास्टिक है, लोहा है, ठीक है, जिंक है, कॉपर है, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब जो हैं एलिमेंट्स हैं। और तकरीबन 120 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर जो है एलिमेंट इसमें रखा गया है टेबल में, उसको हाइड्रोजन को रखा गया है, जो कि एक गैस है, ठीक है। और इसका नंबर पहला है। क्यों इसका नंबर पहला है? क्योंकि इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद की बेस पर ये इनको डिवाइड किया जाए। दूसरे नंबर पर जो है हीलियम है, और हीलियम को जो है ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम तीसरे, चौथे और अगर चलते जाएं तो 103 नंबर तक हम अगर जब 118 तक जब हम जाएंगे, ठीक है, तो 118 नंबर वाले एटम में जो है उसमें टोटल उसके एटम में इस एलिमेंट में UuO जो है इसमें तकरीबन जो है टोटल इसमें 118 एटम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे, ठीक है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, तो बेरिलियम में जो है 4 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। बोरान में जो है 5 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, और कार्बन में जो है 6 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। इस तरह नाइट्रोजन है, आगे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियान है, ठीक है। ऑक्सीजन में जो है 8 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की तादाद को जो है
एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो ये जो है पीरियोडिक टेबल जितना भी बनाया गया है ये एटॉमिक नंबर की बेस पर बनाया गया है। इसमें जो है तकरीबन जो है इस टेबल को जो है रो और कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। तो 7 रोज़ जो हैं 7 रोज़ में इसको डिवाइड किया गया है और तकरीबन जो है ये वाले इसके ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसको 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप ए है, ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, और बीच में ये जो है ग्रुप बी है। ठीक है, ग्रुप ए की जो है प्रॉपर्टीज़ सेम है इस तरह से। ग्रुप बी वालों की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं, ग्रुप 3A वालों की आपस में 4A वालों की आपस में, और 8 वाले ए वालों की आपस में मिलती हैं। ये यहाँ पर क्लोरीन आ गई जिसमें टोटल जो है 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों और इनकी तादाद को समझने या एटॉमिक नंबर को समझने के लिए जो है एक और वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से, लिस्ट में आप देख लें, या ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आई पे क्लिक करें तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप उसको अगर देख लें तो आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब ये आपको क्यों बताया जा रहा है कि पीरियोडिक टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जो है इसकी इफादियत हमें पता चल जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमेशा जो है इलेक्ट्रॉनों की जो तादाद है उसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। हमें पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपकी मालूमात के लिए ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी एटम में जो है पहले शेल में उसके पहले जो मदार होता है न्यूक्लियस के गिर्द, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरे शेल में, उससे बैरून शेल में जो है कम से कम 8 ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरे में जो है 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और चौथे में 32। और अगर इससे भी ज़्यादा कोई बड़ा एटम है जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है, यूरेनियम ये हमारे पास जो है ये 92 इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल होते हैं। तो इससे चौथे, पाँचवें और छठे में भी उसमें ये आते हैं। तो इसका फार्मूला 2n² होता है। n उसमें जो है नंबर ऑफ शेल होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का पता चल जाता है कि उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब भी केमिकल बॉन्डिंग होती है तो आखिरी मदार या सबसे बेरूना जो मदार होता है, ये शेल होता है, उसको जो है देखा जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी है। अगर ज़्यादा है वो ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। अब ये जितने भी ये ग्रुप आखिरी जो है 8वां ए या 8A, ये ये ग्रुप नोबल गैसेस हैं। इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। नोबल गैसेस क्यों? नोबल का मतलब होता है शरीफ, क्योंकि ये छेड़छाड़ नहीं करते दूसरे एटम के साथ, ये केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनके आखिरी मदार में जो है इलेक्ट्रॉन जो है तकरीबन पूरे होते हैं 8 की सूरत में। ठीक है, हीलियम में 2 पूरे हैं, क्योंकि उसके फाइनल मदार में जो है 2 ही आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी फुल होते हैं। नियान में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आखिर में, और आर्गान में 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये जो है तमाम, तो ऑक्टेट रूल क्या है कि ये तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं या ये एटम्स जो हैं, ये जब केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो ये मैक्सिमम के चाहते हैं कि ये इन नोबल गैस की तरह बिहेव करें, क्योंकि ये अपने फाइनल मदार में इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये तमाम एलिमेंट्स। तो इसकी मिसाल हम आगे देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो ये हाइड्रोजन का पहले नंबर पे स्ट्रक्चर बताया गया है। हाइड्रोजन का एटम है एक, ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका, और ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है।
तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर 1 है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कार्बन, ये कार्बन का आइटम है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहले या अंदरूनी मदार को देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, क्योंकि पहले मदार में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो तीसरा जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उससे बैरूनी मदार में उसको रखा जाएगा। तो एटम इसका एटॉमिक नंबर टोटल 6 है। तो पहले में 2 अगर रख दें तो और उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन इसके उसमें फाइनल आ जाएंगे। तो इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन इसके फाइनल मदार में कम है। एक बात याद रखें कि फाइनल मदार को वैलेंस शेल भी कहा जाता है, सबसे बैरूनी मदार को वैलेंस शेल भी कहा जाता है। इस वैलेंस शेल में देखा जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, और जितने कम होते हैं इतना इलेक्ट्रॉन वो दूसरे एटम से लेकर पूरे करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन आ जाता है। ये नाइट्रोजन का आइटम है, ठीक है। इसमें देखें कि पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर उसके बाद जो है आखिरी वैलेंस शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 6 और 7, टोटल एटॉमिक नंबर इसका क्या हो गया, 7। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 प्रोटॉन भी होंगे, तो ये वैसे न्यूट्रल होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि फाइनल मदार में जो है दूसरे मदार में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। उसके बाद ऑक्सीजन आ जाती है। ऑक्सीजन में जो है टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, तो पहले मदार में 2 आ जाएंगे, ये फेल हो जाएगा, पर तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है इससे बैरूनी मदार में आएगा। तो इस शेल में जो है तकरीबन जो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो कि दूसरे एटम से लेकर ये पूरा करेगा, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी हैं, तो 4 की कमी है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करेगा ताकि ऑक्टेट रूल को पूरा कर सके, ठीक है। तो या तो ये गेन करेगा या लूज़ करेगा, या दूसरे को दे देगा या ख़ुद ले लेगा, ठीक है, या किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा आधे आधे, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, नाइट्रोजन के पास देखें जी, ये फाइनल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सबसे बैरूनी दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन आते होते हैं, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 3 की कमी है। तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज़ करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, दूसरे को दे देगा, या ये शेयर कर देगा दूसरे के साथ, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो उसके बाद ऑक्सीजन आ जाती है। ऑक्सीजन में देख लें दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन आते होते हैं फाइनल में, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब केमिकल बॉन्डिंग की कितनी टाइप्स हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग की 4 मेन टाइप्स हैं। पहली जो है आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग की क्या आगे मज़ीद जो अक़साम है, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बहुत आसान है, और पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, और चौथा मेटालिक बॉन्ड है। आज की वीडियो में सिर्फ जो है हम आयनिक बॉन्ड को कवर करेंगे, और इसी केमिकल बॉन्डिंग के दूसरे पार्ट में जो है हम कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक बॉन्ड को हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से पहले जो है आपको सरसरी से मॉडल्स बता देते हैं इसको, कि इसके मॉडल्स क्या हैं। तो इसके मॉडल जो हैं 3 मेन मॉडल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये 3 मॉडल क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से क्या मुराद है कि एक एटम से दूसरे किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब अपना वो घर तब्दील कर ले। दूसरा मॉडल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से मुराद के अगर एक एटम के साथ इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है और दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन, उसको एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे से वो लेगा लेकिन शेयर कर लेगा, वो दोनों का, वो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों का हिस्सा होगा। ऐसे
इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के ज़रिए जो बॉन्डिंग होती है उसको कोवलेंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के ज़रिए जो होती है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पूलिंग से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन पूलिंग से ये होता है कि तमाम एटम जो है इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ देते हैं, दे देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी उस एटम के पास चले जाते हैं, फिर वहाँ से भी निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पूलिंग होती है इसको। अब लर्निंग चेक, अब ये इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूले के ज़रिए हम ये बताएंगे, ये अगर किसी एटम को ज़ाहिर करे एक्स किसी एटम को ज़ाहिर करे, फ़र्ज़ करे हाइड्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन, ठीक है, तो डॉट के ज़रिए हम ये बताएंगे कि ये ज़ाहिर करेंगे, ये डॉट किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि इसके फाइनल मदार या बैरूनी मदार या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो तो ये कौन से एलिमेंट को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। तो क्या ये सोडियम होगा, कैल्शियम होगा या एल्युमिनियम होगा, तो ये आपने लर्निंग चेक हमें बताना है। इसके बाद अगर किसी एटम में 5 इलेक्ट्रॉन फाइनल मदार में हो, ठीक है, आखिरी मदार में, बैरूनी मदार में या वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, तो उसमें भी आप बता सकते हैं ये बोरान है, नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, तो ये आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अब जो है हम आयनिक बॉन्ड को समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या है। ज़रा गौर से इसको समझने के लिए आपकी ज़रा ज़्यादा गौर चाहिए होगी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये बॉन्ड्स आयन के दरमियान होते हैं। आयन्स क्या होते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि आयन्स किसे कहते हैं? तो देखें, जितने भी एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की इक्वल तादाद से मिलकर बने होते हैं। किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं। चूँकि प्रोटॉन्स के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये किसी एटम में इक्वल तादाद में होते हैं तो वो एटम न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तादाद और प्रोटॉनों की तादाद आपस में बराबर होती है, और चार्ज ऑपोजिट होने की वजह से चार्ज का असर ज़ायल हो जाता है और ये न्यूट्रल हो जाते हैं, एक एटम को न्यूट्रल कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी एटम आयन की सूरत कब अख्तियार करता है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि जब कोई बैरूनी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम में इजाफी तौर पर शामिल हो जाता है, उसके मदार में घुस आता है, तो उस एटम में इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है प्रोटॉनों की तादाद से बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा तादाद हो जाने की वजह से उस एटम पर मजमूई तौर पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों की तादाद से बढ़ गई है, और इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, वो एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि जब कोई एटम न्यूट्रल नहीं रहता तो उस पर ज़रूर कोई चार्ज आ जाता है, तो उसके चार्ज शुदा एटम को आयन कहते हैं। इसी तरह अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय किसी दूसरे एटम को दे देता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों की तादाद से कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो एटम भी आयन बन जाता है। इस किस्म के आयन को पॉजिटिव आयन कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा हो जाए और किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको नेगेटिव आयन कहा जाता है। अब आपके लिए आयनिक बॉन्ड को समझना बहुत आसान हो गया है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दो आयन्स यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और इसे अट्रैक्शन के नतीजे में एक दूसरे को आपस में बाइंड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और फिर एक न्यू केमिकल सब्सटेंस वजूद में आता है। इसको आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं।
क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग में एक एटम से दूसरे एटम में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम एक हमारे पास एटम है, उसके फाइनल या वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको जो है ऑक्टेट रूल के ज़रिए स्टेबल स्टेट में आने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्लोरीन गैस है। ठीक है, तो इसके फाइनल जो है मदार में या वैलेंस शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की अशद ज़रूरत है। अब मसला ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम के लिए हासिल करना मुश्किल काम है और क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना आसान काम है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है अपना खो देगा और इसको दे देगा। ठीक है, अब इस पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, क्योंकि इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो इसके जो प्रोटॉन्स हैं उसकी उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है इलेक्ट्रॉनों से, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा हो गई है प्रोटॉनों से, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव आयन बन जाएगा और ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके फाइनल शेल में ये सोडियम में कितने टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे मदार में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ईजिली जो है ये अट्रैक्ट कर लेगी और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हो जाएंगे। अब सोडियम के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला गया है, ये वाला। ठीक है, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसी अट्रैक्शन की वजह से जो है इनके दरमियान एक बॉन्डिंग कायम हो जाएगी। इस बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। आयनिक बॉन्डिंग में हमेशा आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम में शेयर होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र होता है। ये जो है सोडियम क्लोराइड, ये आम खाने का नमक है जो कि हम रोज़ाना खाते हैं। ठीक है, जबकि सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों, क्लोरीन एक जहरीली गैस है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम साल्ट के तौर पर रोज़ाना अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम का एटम जो होता है उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके फाइनल वैलेंस शेल में होते हैं जो कि वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? ठीक है, जब मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स, मेटल किसे कहते हैं? किसी धात को कहते हैं, और नॉन मेटल जो कि धातें नहीं हैं, ये आपस में जब रिएक्ट करती हैं, इनका रिएक्शन होता है तो आयनिक बॉन्ड्स के ज़रिए होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड्स उनके दरमियान बनते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मेटल ज़्यादातर जो है अपने इलेक्ट्रॉन खो देती हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन खोने की वजह से वो अपनी एक नोबल गैस की स्टेट में आ जाती है। नोबल गैस का आपको बता चुका हूँ कि उनके फाइनल शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होते हैं वो कुदरती तौर पर पूरे होते हैं, उनको बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो इस तरह की स्टेट में, नोबल गैसेस की स्टेट जो है उस तरह की स्टेट ये भी अचीव कर लेते हैं। और पॉजिटिव आयन ये बताते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, अगर, क्योंकि पॉजिटिव आयन इसलिए बनते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है प्रोटॉनों से कम हो जाती है। अब सोडियम आयन जो है कैसे बनता है? सोडियम जब एक न्यूट्रल एटम होता है तो वो आयन में कैसे कन्वर्ट होता है? सोडियम के पास जो है ये जो डॉट जो है ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, मतलब कि आखिरी शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है। ठीक है, तो सोडियम एटम था ये।
जब इससे इलेक्ट्रॉन एक लूज़ हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये सोडियम का एटम बन गया। ठीक है, अब ये 281 जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसका सबसे अंदरूनी मदार जो पहला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मैक्सिमम स्टेट है। ठीक है, दूसरे मदार में 8 हैं वो भी पूरे हैं, और तीसरे में 18 होने चाहिए लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर देगा और इसके पास जो है दो, पहले सबसे अंदरूनी मदार में 2 और उसके बाद दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, जो कि नियान की स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब जो है सोडियम प्लस के साथ इसको शो करेंगे और ये आयन की सूरत में आ गया है। अब मैग्नीशियम का आयन कैसे है? ठीक है, मैग्नीशियम में जो है फाइनल में 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं जो कि लूज़ करने के बाद मैग्नीशियम 2+ बन जाएगा, क्योंकि इसके आखिर फर्स्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 जो कि वो भी पूरे हैं, और थर्ड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद नियान जो कि एक नोबल गैस है उसकी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे और ये आपस में न्यूट्रल थे। ठीक है, अब इसके पास जो है आयन बनने के बाद 12 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम है और 2 प्रोटॉन इसमें ज़्यादा शो हो रहे हैं, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कुछ पॉजिटिव आयन है। ठीक है, पॉजिटिव आयन को जो है कैट आयन भी कहा जाता है, इनको दूसरा नाम जो है कैट आयन है। और इसको जो नेगेटिव चार्ज होते हैं आयन, नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होती है, उनको एनोइन कहा जाता है। तो ग्रुप 1 में वो आते हैं जो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। ठीक है, ये पोटाशियम है, ये सोडियम है, लिथियम है, ये हाइड्रोजन है। इनमें एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो 1+ के साथ शो करते हैं। ठीक है, दूसरे ग्रुप में हमारे पास जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम और बेरिलियम, ये दोनों जो है बेरियम, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन फाइनल में होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो है 2 पॉजिटिव का चार्ज इन पर आ जाता है। और थर्ड में हमारे पास एल्यूमिनियम Al+3 है। ठीक है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फाइनल वैलेंस शेल में होते हैं और ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Al3+ पॉजिटिव आ जाता है इस पर चार्ज। अब ये लर्निंग चेक 2 आपके लिए है, इसमें आपने बताना है कि पहले सवाल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो अभी आपने देखा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3e। और उसके बाद जो है अगर ऑक्टेट उसने पूरा करना हो, ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन उसने अगर पूरे करके नोबल गैस की स्टेट में आना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो उसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा तो उस पर आयनिक चार्ज क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 नेगेटिव, 5 नेगेटिव या 3 पॉजिटिव। तो इसके जवाब जो हैं यहाँ पर आपके पास, ये भी आपके पास ऑप्शन सही सॉल्यूशन जो है ये आप देख सकते हैं। अब जो है नॉन मेटल्स में आयंस कैसे बनते हैं। ठीक है, नॉन मेटल जितने भी हैं ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से जो है गेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल्स की ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो आयन को लूज़ करें, तो नॉन मेटल जो हैं वो आयंस को जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जो है नेगेटिव आयन बनाती हैं। ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादातर गेन करती हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल जितनी भी होती हैं ये जो है
ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन्स को अंदर ऐड कर लेती हैं अपने अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो इनमें नेगेटिव चार्ज -1 -2 -3 हम जो है उस एलिमेंट के साथ लिखते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन एक गैस है, नॉन मेटल है, ठीक है। इसको इसके फाइनल या वैलेंस शेल में जो है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन की अशद ज़रूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लेगा, अपने अंदर ऐड कर लेगा, और ऐड करने के बाद जो है इसके पास जो है पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 7 8, और ये नियान हासिल कर लेगा, ठीक है। इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 7, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो हासिल करने के बाद 8 हो जाएंगे, जो कि नियान गैस की स्टेट को हासिल कर लेगा, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये न्यूट्रल था तो इसमें 9 प्रोटॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो इनका डिफरेंस 0 है, और ये न्यूट्रल एटम होगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 9 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इस पर 1 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। अब इसमें देखें सोडियम और क्लोरीन, जो कि हम सोडियम क्लोराइड, हम खाने का नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये आपके NTS के सवाल में भी आ सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, या वैलेंसी भी पूछ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कौन सा गेन करता है, ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड में आप देखें, सोडियम में जो है एक मेटल है, और क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, ठीक है। सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन मेटल होने की वजह से लूज़ करने की टेंडेंसी है, और क्लोरीन नॉन मेटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, ठीक है। अब इसके फाइनल या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसको जो है 7 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से इससे ले लेगा और ट्रांसफ़र हो जाएगी, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है प्रोटॉनों से कम हो गई है, और क्लोरीन में जो है प्रोटॉनों की तादाद जो है इलेक्ट्रॉनों से कम हो गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव इसमें। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन दोनों में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कायम होगी, जिसको आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम से जो है क्लोरीन की तरफ एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होने की वजह से जो है एक बॉन्डिंग कायम होगी, जिसको आयनिक बॉन्डिंग कहेंगे। इस तरह मैग्नीशियम में से जो है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, और ये जो है इस ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ये भी एक आयनिक बॉन्ड होगा। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम के पास भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन फाइनल में होते हैं, जो कि ईज़िली जो है एक क्लोरीन इसको एक एटम इस क्लोरीन को दे देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड मतलब एक कैल्शियम का एटम जो है 2 क्लोरीन के एटम से बॉन्डिंग करेगा या केमिकल रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके क्लोरीन के एक एक एटम को दे देगा, क्योंकि क्लोरीन को एक एक एटम की ज़रूरत है। तो उसके बाद जो है हमारे पास एक बॉन्डिंग के दरमियान कायम हो जाएगा, ठीक है, जो कि कैल्शियम क्लोराइड कहलाएगा, एक नया केमिकल बने। अब हम थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्ड की तरफ कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन फुली तौर पर एक एटम से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों एटमों में घूमता रहता है, 2 एटम वो उसको शेयर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर
यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन एटम है जिसके वैलेंस शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के ट्रांसफ़र के ज़रिए बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए ये 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है एक-एक इलेक्ट्रॉन को 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जो है एक-एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, क्योंकि हर हाइड्रोजन को अपना फाइनल पूरा करने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, जबकि इसके फाइनल इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को जो है इस एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको इसके साथ शेयर करके एक बॉन्डिंग बना लेंगे, और ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और बॉन्डिंग बना लेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम इसको साथ शेयर करेगा और हाइड्रोजन जो है एक शेयर करेगा, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन फाइनल या वैलेंस शेल में पूरे हो जाएंगे, और इसके भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसके भी। तो एक कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन 4 एटम मिलेंगे, तो हमारे पास CH4 का एक नई प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, और ये एक एक बॉन्डिंग के ज़रिए कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड को एक बार से शो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है कैसे बनते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो है नॉन मेटालिक एलिमेंट के दरमियान होता है, के दरमियान नॉन मेटालिक मतलब कि गैर धाती एलिमेंट्स जो होते हैं उनके दरमियान बनता है, और जिनके दरमियान जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है। ठीक है, और ये पेयर के को शेयर करके बनाया जाता है। ठीक है, इसकी मिसालें जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H4 और H2O जैसे कि पानी जो है, इसके दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये भी सवाल आ सकता है NTS में कि ऑक्सीजन या H2O जो पानी है वो कौन सी बॉन्डिंग उनके दरमियान होती है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड होती है। तो अब देखते हैं कि दो ऑक्सीजन के दरमियान, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, वो अगर आपस में मिलें तो कौन सा बॉन्डिंग बनेगी, तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी। कैसे बनेगी कोवलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन में टोटल जो हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होंगे जब वो न्यूट्रल हालत में होगा। तो इसके फाइनल या दूसरे में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे दो दो का पेयर आपस में बांट लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर कर लेंगे। तो अब इसके मदार में कितने, फाइनल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके पास भी आ गए और 8 इस एटम के पास भी आ गए। तो इनके दरमियान जो है 2 पेयर शेयर करने की वजह से 2 कोवलेंट बॉन्ड बन गए, तो इसलिए इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड भी जो 3 किस्म के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक पेयर की शेयरिंग हो, जैसे हाइड्रोजन में होता है, एक हाइड्रोजन का एक पेयर शेयर हो रहा है दोनों में, तो एक एटम एक हाइड्रोजन के एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक ये देगा, तो एक पेयर बन जाएगा। तो एक पेयर अगर बन रहा हो तो वो सिंगल बॉन्ड कहेंगे। अगर 2 पेयर बन रहे हो तो वो डबल बॉन्ड, और अगर 3 पेयर बन रहे हों, 3 पेयर की वजह से शेयर हो, तो उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब लीवर्स का स्ट्रक्चर क्या है, लीवर्स के स्ट्रक्चर को वाटर वाटर में क्या स्ट्रक्चर बनता है। अब देखें हाइड्रोजन के फाइनल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन में कितने, उसको 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, उसके फाइनल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में,
और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो एक एटम, एक हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन और उसको चाहिए तो वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए शेयर करके पेयर बना के शेयर कर लेगा, ठीक है। तो दो, एक ऑक्सीजन के लिए 2 एटम हाइड्रोजन के होना ज़रूरी है। तो इस तरह इसके पास जो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। तो सिंगल पेयर बन गया, ठीक है। दो इस पर 2e नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी आप देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। मतलब सबके ऑक्टेट या सबके फाइनल जो हैं वो फाइनल शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और कार्बन को जो है 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और कार्बन में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 की उसको ज़रूरत होती है ताकि 8 की वो स्टेट को पूरा कर सके। तो इसमें दो दो पेयर शेयर होते हैं तो इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसमें भी देखें 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड इसके बनेगा। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, कब 3 पेयर्स इलेक्ट्रॉन के शेयर होंगे, तो वो नाइट्रोजन की सूरत में होता है। यहाँ पर थोड़ी सी एक गलती है, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह होने चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह होने चाहिए ताकि 3 लिंक्स बन सकें, ठीक है। ये थोड़ा ज़ाहिर मेरे मुझसे गलती हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरे नाइट्रोजन के पास। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर के ज़रिए जो है ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो है केमिकल बॉन्डिंग पे ख़त्म हुई। ये केमिकल बॉन्डिंग पे पहला हिस्सा था। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, और अगर इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए शेयर करें। इसी के साथ इस लेक्चर के दूसरे पार्ट तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए शेयर करें। इसी के साथ इस लेक्चर के दूसरे पार्ट तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।